नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुधीर चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है। लोगों को विधानसभा चुनाव का इंतजार है। लोग कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए तैयार हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि इस समय सूबा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मामले में नंबर 1 पर है। देखिए, मैं एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हेतु मुझे मुख्य प्रचारक की जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। और इससे पहले भी जो उनने नामांकन भरा था, तो हम लोगों ने जो है मैं प्रस्तावक के रूप में उस नामांकन में रहा और उनके नामांकन भरने का हम स्वागत करें। वो देश के वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती है। ऐसे शख्स हैं जो 50 साल से लगातार चयनित होकर देश की किसी न किसी सभा के माध्यम से देश के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम उन्होंने किया है। उनका लंबा एक तजुर्बा रहा है। हमें विश्वास है उनके तजुर्बे से, उनके संतुलित व्यक्तित्व से कांग्रेस पार्टी को लाभ है और निश्चित रूप से वही कांग्रेस अध्यक्ष चयनित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, वो तो गांधी परिवार के तो कांग्रेस में सभी करीबी हैं। कोई जो है सोनिया जी हमारी आज तक के अध्यक्ष रही, और चाहे वो राहुल जी की बात हो, प्रियंका जी की बात हो, सभी कांग्रेस जन उनके करीबी हैं। लेकिन उन्होंने जो है, मैं समझता हूँ इस चुनाव में, जैसे मैंने कहा कि खड़गे जी का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा की कांग्रेस पूरी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ रहेगी और देश में भी हमें विश्वास है वो संपूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं कि 1,80,000 से ज़्यादा इनकम क्या डालने पेंशन कार्ड। बड़े दुख की बात है। ये एक ऐसी सरकार आई है जिसने 5,000 बुढ़ापा पेंशन का स्वप्न दिखाया, वो भी 3 साल पहले, और आज 2,500 पे पहुँची है और लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम हुआ। अलग अलग टेक्निकल कारण बताए गए, चाहे वो 1,80,000 की आय की बात रही हो, चाहे बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जीवित बुजुर्गों को मृतक दिखा दिया कागजों में। ये एक उदाहरण हरियाणा में ही देखने को मिला है। और बड़े बुजुर्गों को भी धरने पे बैठना पड़ा, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को धरने पे बैठना पड़े। ये खट्टर सरकार की कार्यशैली दर्शाता है। असंवेदनशील सरकार, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई संवेदनशीलता से चलने में विश्वास रखते हैं। किसान आंदोलन में बैठे रहे 1 साल तक, इनको कोई परवाह नहीं रही। ये अपने अहंकार में, सत्ता के घमंड में जनता को लूटने में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं हरियाणा में। आपस में जेजेपी ज़्यादा लूटेगी कि बीजेपी के मंत्री ज़्यादा लूट रहे हैं कि जेजेपी के मंत्री ज़्यादा लूट रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा इस प्रदेश में, और इस प्रतिस्पर्धा ने लूट में तो हरियाणा नंबर 1 पहुँचाई। हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में तो नंबर 1 पहुँचाई, बेरोजगारी में भी हरियाणा को नंबर 1 पे पहुँचाने का काम, क्योंकि सरकार की दृष्टिहीन नीतियाँ हैं, कोई सोच तो है नहीं, निवेश हुआ नहीं। नया काम तो छोड़ो आप, पुराने प्रोजेक्ट्स, हमारी सरकार के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स, डिफेंस यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आज तक डिफेंस यूनिवर्सिटी पे 8 साल, 8.5 साल के बाद भी कार्य क्यों पूरा नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो एम्स बाड़सा है उसके अंदर 11 और राष्ट्रीय संस्थान आने थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया उस समय, और उसका तो फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखा था। लेकिन उसके बाद यहीं पे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट, ये सारे यहाँ पे आने थे। उनका क्या हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज 8.5 साल के बाद, 1 साल रह गया मात्र, 1.25 साल में लोकसभा चुनाव आ जाएगा, तो क्या
एम मनेठी के एम्स का क्या हुआ आज के कहाँ गया, उस पर धरातल पे वो क्यों नहीं उतर पाए ये प्रोजेक्ट्स। तो यानी कि सरकार की कोई सोच नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी किसी भी दिशा में? ना तो बहादुरगढ़ की मेट्रो पूर्व की तरफ आगे बढ़ी सांपला रोहतक की तरफ, ना ही उत्तर दिशा में सोनीपत तक मेट्रो पहुंची, ना बल्लभगढ़ की मेट्रो पलवल की तरफ आगे बढ़ी, और ना गुड़गांव की मेट्रो मानेसर की तरफ। गुड़गांव की मेट्रो तो आगे बढ़ी सर, भ्रष्टाचार सबसे आगे। सही कह रहे हैं, आपकी सरकार बिल्कुल सही बात है। और वो ये हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, ये आप इस बात को आप देखो गुड़गांव कैसे पिछड़ा है। 3 उदाहरण मैं दूंगा। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो नोएडा कहीं पीछे था डेवलपमेंट में, गुड़गांव निवेश में बहुत आगे था। निवेश जो आज के दिन निवेश में नोएडा गुड़गांव को ओवरटेक कर गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए, परिस्थितियां देखते हुए वहाँ पे निवेश हो रहा है गुड़गांव के अंदर। पिछले दूसरा RRTS, तो RRTS 3 RRTS फेज़ 1 में मंजूर हुए थे और चौथा फेज़ 2 के अंदर। पहला जो RRTS जो 3 मंजूर हुए उसमें दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत, और फिर जो हुआ था वो दिल्ली से हिसार वाया रोहतक। आप ये देखिए कि दिल्ली से मेरठ पे काम कैसे चल रहा है, लगभग वो नदी की पकड़ रहा है काम दिल्ली से मेरठ। उत्तर प्रदेश को हम कहते थे कि वो विकास के में कहीं ना कहीं कार्यों में, और यहाँ तो अभी जगह पता ही नहीं कि कहाँ है। और तीसरा जो जैसे मेट्रो की बात करी, मेट्रो में ये 100 करोड़ वाली जो बात कह रहे हैं, ये तो अब की बात है। इससे पहले भी मेट्रो रूट का घोटाला, जो उमेश अग्रवाल थे, जो पिछली बार विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बीजेपी से उस समय कि भाई ये मेट्रो रूट घोटाला, आपने याद होगा कि वो बारी बारी ग्वालपाड़ी घोटाला और मेट्रो रूट घोटाला। तो मेट्रो तो आगे पहुंचा ही नहीं, मगर रूटों को किस तरफ से निकालें, कहाँ से करें, उस बात का के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो कहने मतलब कोई रुचि इस प्रदेश सरकार ने, खट्टर सरकार ने कोई योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट करके हरियाणा को आगे लेके जाने की रुचि नहीं दिखाई। और यही कारण है, आप आज किसी गांव में चले जाओ, पटौदी में परिस्थिति देखो, गांव में, शहरों में विकास जो 10 साल की हमारी सरकार के समय विकास के मामले में हरियाणा, देश में हरियाणा की गिनती हो रही थी, गांव से लेके हर शहर तक विकास दिखाई दे रहा था। आज कहीं ना कहीं पिछले 8 साल से उसमें एक ठहराव दिखाई दे रहा है। एक और उदाहरण विकास का, ये तो मैं गुड़गांव के उदाहरण दे दी कि गुड़गांव कैसे पिछड़ गया, नोएडा कैसे आगे चला। एक और आप विकास के मामले में देखो, चुनाव आप कह रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ करेंगे, कितना लेट चुनाव हो रहा है पंचायतों का। ये तो बिल्कुल एक तरीके से लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले ही चुनाव, अगर नवंबर में बता रहे हैं कि होगा, तो 1-1.25 साल पहले तक ये चुनाव, इतना डिले इन्होंने कर दिया चुनाव का। तो ये आपके सामने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी गैर प्रसार पंजाब में आपको इससे दिक्कत हुई? देखिए, पंजाब के अंदर परिस्थितियाँ भिन्न थी, हर प्रदेश की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। कोई हर पार्टी हर प्रदेश में प्रयास करती है, ये कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने उतना ही जोर पंजाब में लगाया, उतना ही उत्तर प्रदेश में लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 403 सीटों में उनकी जमानत जब्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नोएडा सीट जो दिल्ली के 3 तरफ दिल्ली है जिसकी, उस सीट में आम आदमी पार्टी की मात्र 250-300 वोट आना एक बड़ी बात है, जबकि केजरीवाल जी का सबका रोड शो वहाँ पे हुआ, क्योंकि वो अलग प्रदेश था। वहाँ की राजनीति में आम आदमी पार्टी, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी थी, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार से लोगों ने बदलाव के रूप में जब बात आई तो लोगों की नज़र आम आदमी पार्टी की तरफ पड़ी। हरियाणा में लोग बदलाव, भाजपा से बदलाव चाहते हैं, और एक आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ और एक मजबूत नेतृत्व की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, लोगों को एक भरोसेमंद नेतृत्व, जिनको लोगों को पता है कि 10 साल की जो सरकार रही उसमें हरियाणा प्रदेश आगे गया विकास में, उस बात की तरफ देखते हुए लोग कांग्रेस की तरफ बदलाव की जब बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। आपकी सरकार को बुढ़ापा पेंशन देखिए, वैसे तो घोषणा पत्र की बात है, लेकिन निश्चित तौर से जो हुड्डा साहब ने एक फतेहाबाद विपक्ष आपके समक्ष में बात कही थी कि कम से कम 6,000 रुपये से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे तो पिछली बार भी 5,000 था घोषणा पत्र में,
तो कम से कम देश में सबसे ज़्यादा डंके की चोट पे हम कहते हैं, जैसे 10 साल बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज़्यादा रही, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वो स्कूल के बच्चों के वजीफ़ा हो जो देश में सबसे ज़्यादा रहा, डंके की चोट पे देश में सबसे ज़्यादा रहेगा। और 10 साल देश में सबसे ज़्यादा रही जब आम आदमी की सरकार भी आ गई थी दिल्ली में, उनसे भी ज़्यादा रही। तो डंके की चोट में देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन और स्कूल, सरकारी स्कूलों में अगर वजीफ़ा कहीं रहेगा तो हरियाणा प्रदेश के अंदर रहेगा कांग्रेस पार्टी की सरकार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का क्या स्थिति है? गुजरात में और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात हिमाचल में हमें पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और गुजरात में भी हम प्रयासरत हैं कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन रहे। पिछली बार गुजरात में बहुत नज़दीकी मामला था, तो देखो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, हम उम्मीद करेंगे। आपका नज़दीकी पार्टी कौन सी रहेगी जिससे आपका मुकाबला हो? बीजेपी या आम आदमी ना, तो भाजपा से ही मुकाबला है गुजरात में। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह सत्ता दल भाजपा है, उससे मुकाबला कांग्रेस पार्टी का है। प्रचार में ये इनका, क्योंकि देखो जैसे कि अभी बताया गया कि देश में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे दिल्ली में 2,5-3 हज़ार करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च दिया दिल्ली का। इसीलिए दिल्ली के 85% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड स्कूल बंद कर दिए, नया स्कूल कोई बन नहीं पाया, ना नया कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई मेडिकल कॉलेज, क्योंकि काफ़ी हद तक हज़ारों करोड़ रुपए प्रचार में लगाया आम आदमी पार्टी ने। तो हो सकता है कि प्रचार में मुकाबला में कोई और पार्टी हो, मगर नतीजे में वहाँ मुकाबला भाजपा से और हम जीतेंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का जमीनी और गांव स्तर पर संगठन है। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।